रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस पे हमें ये देखना है। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा ये जो लेंस है वो लेंस कैसे बनते हैं, सही है, और स्फेरिकल लेंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, सही है। तो लेंस तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन पता करना है, उसे चेक करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। और हमारे स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और यू कैन से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जो लेंस क्या करते हैं, हमारा जो रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करेंगे, कैसी भी रेज आ रही है इनफैक्ट, सही है, जो भी नहीं हमेशा पैरेलल आएंगी तभी कन्वर्ज करेंगे, वो किसी भी टाइप की रेज को कन्वर्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए इस टाइप की रेज ऐसी भी आ रही हैं तो इनके सामने अगर कन्वर्जिंग लेंस आपने लगा दिया तो ये और कन्वर्ज कर देगा, उनको और भी कन्वर्ज कर देगा। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और कॉनकेव लेंस हमारे डाइवर्जिंग लेंस है। जो भी रेज जैसी भी आ रही हैं उनको और डाइवर्ज कर देंगे, उनके बीच में एंगल और बढ़ा देंगे। तो जैसे कन्वर्जिंग लेंस के ये आपके तीन एग्जांपल हैं और आपके तीन लेंस आपके डाइवर्जिंग लेंस के एग्जांपल हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, बाई का मतलब डबल। ये इधर से भी हमारा कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है, तो इसे कहेंगे बाई कॉन्वेक्स, या डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा बाई कॉन्वेक्स है। ये कौन सा है बताइए, क्या नाम होगा इसका? ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब ये देखिए क्या है इसमें, ये आपका एग्जैक्ट नाम आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों लेंस एक जैसे आपको महसूस होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बोल तो सकते हैं कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये देखिए कि दोनों में से किसका कर्व आपका कम है, कौन सी सरफेस का कर्व कम है, वो हमारी डोमिनेटिंग सरफेस होगी। तो ये देखिए ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका कर्व कम है, सेंटर अगर इसको कर्व में कन्वर्ट करोगे तो छोटे से कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये वाली सरफेस है इसका जो कर्व बनेगा, जो दूसरी वाली सरफेस है इसका कर्व काफी बड़ा बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? चेक करिए क्या सही बोल रहा हूं मैं। इसकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो क्या है, छोटी है, उसका जो स्फीयर बनेगा छोटा बनेगा। और जो कॉनकेव सरफेस इधर से देख रहे हैं इसका जो कर्व बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होगा। बताइए ये बात सही है? है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये जो कर्व है ना, जो ज्यादा शार्प कर्व होगा, जल्दी सर्कल कंप्लीट होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ये आपका काफी तक फ्लैट जैसा है, देखो चेक करिए, ये काफी हद तक फ्लैट है। ठीक है, ये वाला फ्लैट ज्यादा है, एक ज्यादा कर्व है। जो ज्यादा कर्व होगा वो छोटे से स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बड़ा कर्व होगा ऐसा स्ट्रेट सा होगा तो बड़े से कर्व में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसका कर्व हमारा क्या कम है, जिसका कर्व कम होगा तो उसका क्या होगा, हमारा उसका पावर ज्यादा होगा। तो कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में आपको बता देता हूं कि इसके नेम को लेके लोगों को बड़ा अच्छा खासा कंफ्यूजन है ना, उसको नेम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा लेंस कौन सा बनेगा। चेक करिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या साइंस है इसके पीछे। देखिए हमारा आगे जाके एक फॉर्मूला आने वाला है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी इसे थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको। ये एक फॉर्मूला होता था 1/f का, 1/, फोकल लेंथ होता था μ-1 और 1/r1 - 1/r2। ये आपने कभी ना कभी फॉर्मूला सुना होगा, सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/f क्या होता है, पावर। 1/f क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पावर क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई काफी हद तक। ये देखिए सही, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आपका जो r1 1/r1 1/r2 में कहीं ना कहीं 1/r ही आएगा, सही है। तो हमारा क्या हुआ, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है। यानी कि जिस कर्व की, जो भी कर्व हमारा स्फेरिकल सरफेस, जो हमारी मिरर की, जो हमारा लेंस की सरफेस है, उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चेक करिए, ये फॉर्मूला है 1/f = 1 = μ-1 1/r1 - 1/r2। ये आगे आने वाला है, लेकिन ठीक है, फॉर्मूला कभी ना कभी हमने सुना है। ठीक है, हम लोग एक बार तो पहले भी रिफ्लेक्शन और लेंसेज थोड़ा पढ़ चुके हैं शायद, मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला है। कुल मिला के अगर नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए कि जिस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो उससे जो बनने वाले लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये बाहर वाले की कौन, सही, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेस है, तो इसकी पावर ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कॉनकेव। तो हमारा ये कहलाएगा आपका, ये वाला जो लेंस है क्या कहलाएगा,
ये मैं रब कर देता हूँ, बाकी आप पहले से इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पुराने फॉर्मूला नोट कर सकते हो बस, फिर मैं कुछ और लिखता हूँ उस पर। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बाकी मैं लिखता हूँ उस पर। ठीक है, तो ये हमारा जो हुआ कौन सा हमारा कॉन्वेक्स की पावर हमारी क्या है, ज़्यादा है, और कॉनकेव की कम है। तो हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहलाएगा। जो डोमिनेटिंग होता है वो इधर होता है, डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग है। जो डोमिनेटिंग होगा वो इधर साइड में होगा। तो कॉन्वेक्स हमारा डोमिनेटिंग है क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है तो डोमिनेटिंग नहीं है। तो ये एग्जैक्ट तरीका है। नहीं तो कई बुक्स में ऐसे बोल देंगे, कई बोलेंगे आपसे कि ये बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट तरीका यही है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वो, अब तो उसकी पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा है तो डोमिनेटिंग है। तो कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यही हमारा डोमिनेटिंग है, तो वो इधर लिखेंगे। तो कॉन्वेक्स इधर आएगा कॉनकेवो, तो ये बच्चे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और ये तुम्हारा क्या था, बाई कॉन्वेक्स था, हमने लिखा है डबल कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स। और हमारा ये क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, हमने लिखा हुआ पहले भी, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखिए जो हमने डेटा सीखा है उससे हमारे बाकी भी आंसर सही आएंगे। देखिए ये क्या है, दोनों तरफ कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव इधर भी कॉनकेव, तो ये क्या होगा बताइए, बाई कॉनकेव। ये हमारा क्या है, बाई कॉनकेव। और ये क्या है हमारा बताइए, ये प्लेनो कॉनकेव। बिल्कुल सही बोला आपने, प्लेनो कॉनकेव। अब वही बात पॉइंट फिर से वही आ गई। ठीक है, इसको भी बोलने में जल्दी में कुछ भी बोल सकते हो कि इधर भी एक तरफ कॉनकेव है एक तरफ कॉन्वेक्स, कुछ भी बोल दो तो फिर कुछ भी कहा तो मैं, हाँ तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। सही है, देखिए फिर से देखिए वही वाला सारा गेम है, एक तरफ कॉन्वेक्स है एक तरफ कॉनकेव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी कम है, ध्यान देना, कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, अंदर वाले की। देखो अंदर वाले का गोला छोटा बनेगा, बाहर वाले का गोला काफी बड़ा बनेगा। ठीक है, ये देखो समझ के देखो, ये सुनो, थोड़ा तो समझ सकते हो ना, ग्राफ है हमारा, है क्यों बताइए, ये पॉइंट नहीं आ रहा समझ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बना पाते हो इसको लेके, जो मतलब ये कर्व किसको बिलोंग करेगा, ये कर्व हमारा, मतलब कि ये जो ज्यादा झुका हुआ होगा, जिसकी एज ज्यादा झुकी होंगी वो छोटे सर्कल को बिलोंग करेगा, जिसकी एज खुली खुली है वो हमारे बड़े सर्कल को बिलोंग करेगा। तो हमारा यहाँ पे ये जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, अंदर वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो पावर क्या है इसकी ज्यादा, तो मोर पावर होगी इसकी, मोर पावर। ये मोर पावर का मतलब डोमिनेटिंग होगा, तो कौन, कॉनकेव डोमिनेटिंग हो गया, तो कॉनकेव, तो जो डोमिनेटिंग में रख दिया कॉनकेव, और बच गया क्या, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कई सारे लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्यों, जो डोमिनेटिंग है कॉनकेव है इसलिए ओवरऑल एक कॉनकेव बना, डोमिनेटिंग है ना कॉनकेव तो ओवरऑल कॉनकेव बना, ये डोमिनेटिंग इसमें कॉन्वेक्स है तो ओवरऑल कॉन्वेक्स बना। नहीं तो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स में कैसे बताओगे ये कॉनकेव नेचर है कॉन्वेक्स नेचर है, डिपेंड करेगा उसमें, दोनों नेचर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही है, तो उनमें से एक नेचर होगी डोमिनेटिंग, एक होगी डोमिनेटिंग, उसके बेस पे ही डिपेंड करेगा वो लेंस ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। अगर दोनों लेंस एक होते तो कहीं भी कुछ भी कर दो, फिर फायदा क्या है, फिर वो ऊपर वाला कॉन्वेक्स में क्यों आता है, वो तो नीचे भी कर सकते थे, अगर उसका नेम सेम रखोगे, उसको भी कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलो उसको भी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बोलो। तो इसमें ध्यान रखना, जो आरएचएस में होता है ये डोमिनेटिंग नेचर होती है, डोमिनेटिंग नेचर उसकी होती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। सोहम में क्लियर हो रहा है, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास, रिद्धि क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप स्टेप बाय स्टेप पकड़ो, एक पॉइंट को पकड़ो, वो फॉर्मूला नहीं समझ में आया है ना, नहीं तो रिस्पॉन्स करते रहिए, साथ साथ चलो ना, एक एक स्टेप को, जो भी पॉइंट नहीं है, या तो फॉर्मूला नहीं समझ में आया, अगर फॉर्मूला समझ में आया तो बात खत्म हो गई, सारी बातें मतलब आगे की बातें खराब हो गई, फॉर्मूला आ चुका है तो फिर तो लॉजिक सामने क्लियर है।
और रही बात कर्व की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जैसे एक ये है और एक कर्व एक ये है, तो बताओ कौन से, ये छोटा वाला कर्व है, ये ऐसे कर्व में बनेगा, गोले में बनेगा, ये बड़ा वाला बड़े उसको बिलोंग करेगा, है ना। तो जो जो इसको, अब ये लेंस की बात करोगे, इस लेंस में देखो क्या है, तो इसमें कौन सा डोमिनेटिंग है, अंदर वाला। ये कॉनकेव डोमिनेटिंग है, कॉन्वेक्स वाला डोमिनेटिंग नहीं है ना, इस तरीके से। तो जो भी हमें मिले उसको देखिए, चेक करिए, सही है। तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, सही है, तो शार्प कट है, सही। जैसे ये देखो बड़ा सिंपल है, ये एक है और एक हमारा ये। अब बताओ ये क्या है, ओवरऑल कॉन्वेक्स है कॉनकेव है लेंस हमारा, बताइए। ये लेंस हमारा ओवरऑल कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, बताइए। हाँ कॉन्वेक्स की, ये शार्प कट है, सॉरी, ये हमारा शार्प कट है, ये वाला शार्प कट है, ये वाला, सही है। अब वाला वैसा ही, तो कॉन्वेक्स मेन है, सही है। इसका उल्टा होता, सही है, इसका उल्टा होता, एक कर्व, ये सरफेस आपस में चेंज कर दी है, तो भाई देखो जो कहते हो, ये जो कॉनकेव थी वो जो कहते हो बना दी, देखो फिर बना दी, और कॉन्वेक्स उधर पहुंचा दी, ठीक है, कॉन्वेक्स हमारी उधर पहुंचा दी, ठीक है। अब ये कुछ और बन गया। अब हमारा ये सरफेस चली तो उधर गई है, लेकिन इसमें यही सरफेस ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो एक कॉनकेव बन गई ना, उधर पहुंच के ही कॉनकेव बन गई। ये जो इधर से कॉन्वेक्स दिख रही थी, इधर पहुंच के कॉनकेव बन गई, तो ये डोमिनेटिंग हो गई। ये हमारी इसकी कर्व छोटा है, पहले भी छोटा था, अभी भी छोटा है, उधर आ गई, तो ये कॉनकेव हमारी डोमिनेटिंग हुई, और कॉन्वेक्स हमारी नॉन डोमिनेटिंग, तो एक कॉनकेव बन गया यही। तो सरफेस जो का, अगर जो का सरफेस भी है वो केवल इधर से उधर चली जाए, इधर से उधर चली जाए, तो लेंस चेंज हो जाता है, अपोजिट नेचर हो जाता है। तो रटने वाला क्वेश्चन नहीं किया मैंने जानबूझ के, मैं चाहता तो आपसे बोल देता है सारे लेंस एक ही जैसे हैं, एक जैसे नहीं है, ये दो तो सिंपल है, ये इसमें थोड़ा देखना डोमिनेटिंग नेचर कौन सा है, जो शार्प है, जिसकी कर्व आई ज्यादा एकदम तिरछी है, छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर बिलोंग करेगा, वो हमारा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, और उसी को टुवर्ड्स राइट लिखेंगे, राइट में, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेंसेज के टाइप थे हमारे, और अभी हमने मतलब वो तो लेंसेज के टाइप पढ़े, लेकिन लेंस बने कहां से, लेंस हमारे बने कहां से। देखिए सबसे पहले हम अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, तो रिफ्रैक्शन हमारे पास, या तो रिफ्रैक्शन में एक सरफेस, एक मीडियम और एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में ये हो सकता है, एक मीडियम ऊपर है, ऊपर मान लो एयर है और नीचे दूसरा मीडियम, ऐसा हो सकता है, ध्यान सुनिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में इंटरफेस, या तो ऐसा हो सकता है, देखिए ये फिर से लेता हूं दोबारा से इसी पॉइंट को, एक मीडियम ये है और एक मीडियम अंदर वाला हमारा ये सेकंड मीडियम है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है ऐसा, यहां पे अगर मैं यहां से कोई रे आए, ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे रे आए तो यहाँ पे अलग तरीके से सिस्टम बनेगा उसका, ठीक है, यहाँ पे रे आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, फिर भी कुछ सिस्टम आपको बनेगा, जो भी बनेगा। एक तीसरा केस और हो सकता है, ठीक है, मीडियम, इस टाइप का मीडियम हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, चले ये भी एक केस बना सकते हैं, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी फिर से आई, और फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन जिस तरीके से लॉ के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। अब एक केस और हो सकता है, ये हमारा केस नंबर 2 था, एक केस नंबर 3 और बनेगा, ऐसा हो सकता है लेंस हमारा ऐसा हो, या हमारा ऐसा हो सकता है, ये एग्जैक्ट पूरा आपका बेस है इंफॉर्मेशन का। देखिए ये पूरा लेंसेज के बारे में ओवरऑल है। देखिए एक रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम प्लेन सरफेस के द्वारा भी सेपरेट हो सकते हैं, और आपका जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम एक हमारा उस सरफेस से भी सेपरेट हो सकते हैं, जो कि कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस, एक ही सरफेस कर्व एक, और यहाँ पे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम फिर से एक हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेपरेट हो सकते हैं। आगे क्या हुआ, एक मीडियम और दूसरा मतलब जो भी है, इनके बीच दो सरफेस हैं, ये हमारा क्या है, ये दो सरफेस हैं, ये हमारा जो मीडियम को बाउंड किया, दो से बाउंड किया, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ से कितना भी चले जाओ पता नहीं कब तक मीडियम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर के लिए, ये लेंस बहुत बड़ा नहीं होता है, लेंस बड़ा छोटा सा पीस होता है जो किसी मीडियम को बाउंड करता है। तो लेंस एक तरीके से ऐसा है कि एक ऐसा पीस होता है कांच का, जो जिसकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, ठीक है। तो रे यहाँ से आएगी, जैसे भी रे आएगी कन्वर्ज करेगी, जो भी होगा जैसे भी उस तरीके से आएगी, ठीक है। रे यहाँ से आएगी, यहाँ से भी डाइवर्ज होगी, वहां से भी डाइवर्ज होगी, सब तरीके ओवरऑल डाइवर्ज होगी, जो भी देखेंगे कैसे होगा
लेकिन पॉइंट इज दिस, प्लेन सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस या डबल कर्व सरफेस, और इनके तो कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़े हैं, अभी पढ़े ही है, सही है नहीं। ये जो यूनिट बाई कॉन्वेक्स हो सकता है एक प्लेनो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास लेंसेज हैं, और लेंसेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। लेंसेज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल कर्व्ड सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। प्लेन सरफेस तो पढ़ते ही आ रहे हैं, लेंस बाद में पढ़ेंगे, लेंस थर्ड केस है, ये पढ़ चुके हैं, इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस कैसी हो सकती है, या तो बाहर से कॉन्वेक्स हो या बाहर से कॉनकेव हो। कैसे पता चले कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, हम बाहर रह सकते हैं, अंदर तो जा ही नहीं सकते ना। तो कोई पर्सन इसको देखेगा, यहां बैठ के देखेगा, तो कैसे दिखाई देगी उसे, जैसे कॉन्वेक्स। वो पर्सन यहां से देखेगा, इसे क्या दिखेगा, कॉनकेव सरफेस, है ना। तो आपका कर्व्ड, ये कौन से कर्व्ड कॉन्वेक्स सरफेस, ये क्या कर्व्ड कॉनकेव सरफेस, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में। ये हमारा क्या है, कर्व्ड कॉन्वेक्स सरफेस, ये हमारा क्या है, कर्व्ड कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कुछ पूछना है यहां पे, रिस्पॉन्स जल्दी दिया करो, टाइम खर्च मत करो यहाँ पे। हाँ पूछना तो यस है ना, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब डेरिवेशन आ गया डायरेक्ट, सही है, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। एक हमने स्फेरिकल सरफेस ले लिया, जो लेंस नहीं है, लेंस से पहले वाली स्टेज है, केवल एक ही कर्व है, दूसरा रे अंदर जाएगी, पता नहीं कहाँ निकलेगी, वो अलग पॉइंट है, लेकिन रे हमारी अंदर चली जाएगी तब है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, रियल इमेज फॉर्मेशन और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। और हमने पहला केस लिया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, बाहर से में कॉन्वेक्स दिख रही है, और अगली बार हम क्या लेंगे, कॉनकेव दिख रही है बाहर से। तो पहले हमने क्या किया है, कर्व्ड सरफेस तो वही, उसमें क्या किया है, रिफ्लेक्शन कर्व आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स के अंदर। अब दिक्कत यह है, कॉन्वेक्स सरफेस में दो तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉन्वेक्स लेंस में भी दो तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, या तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कॉनकेव में एक ही ऑप्शन होता है वर्चुअल का, थोड़ा ध्यान करिए उस डेटा के लिए, है ना। तो अगर हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के दो वे हैं। जैसे मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल के दोनों के ऑप्शन होते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस है, पहले हमने कॉन्वेक्स ले ली, कॉन्वेक्स में भी दो केस होते हैं, रियल और वर्चुअल, ठीक है, रियल और वर्चुअल। तो एक मैं रियल का केस करूंगा आज, एक वर्चुअल का केस करूंगा। बहुत आसान है, बड़ा आसानी से, बिल्कुल मक्खन है, आराम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का केस ले लिया है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में हमने पहला केस लिया है, इमेज फॉर्मेशन, जो हमारी इमेज फॉर्म्ड है रियल है, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, वर्चुअल। अच्छा, इमेज हमारी जो फॉर्म होती है रियल कब होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो पोल से प्रॉपर दूरी पे हो। अगर ये थोड़ा पास चला जाएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर ये पास चला जाएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। चेक करेंगे, उसके पीछे रटना नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से चेक होगा कि ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाया हुआ डायग्राम है, देखिए मैं आपको अलग लेके चलता हूँ, फिर इसको यहाँ पे दोबारा से दिखा देंगे, सही है, जिससे आपको समझ में आएगी कैसे बनाया गया हो। यहाँ से फॉर्मेशन प्रॉपर, वो तो आपको देखने में क्लियर रहेगा, लेकिन आइडिया यह है कि ऐसे बना है ये हमारा, ये हमारा एक मीडियम है, ये हमारा एक मीडियम है। एक तरीके से मान लो रॉड होती है ना, रॉड, गिलास की रॉड है, एक रॉड है, तो हम उसके यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये इसकी जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है उसके अंदर इमेज कैसे बनेगी, पॉइंट ये है। तो एक ही सरफेस है इसकी, ठीक है। जो उभरा हुआ पॉइंट होता है दैट इज अ पोल, ठीक है, और इस कर्व का जो कहीं सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पोल है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी क्या बनी, ये हमारी एक लाइन बन गई जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रे से, रे तो इसमें बहुत सारी निकलेंगी, कुछ लेफ्ट में जाएंगी वो बेकार है, उनको कोई देख नहीं रहा है, हमारा तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दिख रहा है। तो जो इधर इमेज रेज जाएंगी उनको देखेंगे, और ऊपर भी जाएंगी इमेज रेज, नीचे भी जाएंगी, लेकिन ऊपर वाली रेज को ही सॉल्व करके देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। नीचे भी रे जाएंगी तो डबल बन जाएगा, उसका कोई खास मतलब नहीं, मैं बना के वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रे जो गई ये ऐसे मान लो गई। अब यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर कभी भी रे जा रही है उसके सामने अगर मिरर आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा,
अगर रे जा रही है इसके सामने, कोई प्लेन सरफेस पड़ रही है, वाले प्लेन है, कर्व सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट कोई ऐसा मीडियम आएगा जो ऑप्टिकली डेंसर है, रेयर होगा, तो वहां पे रे बेंड हो जाएगी। जी। हम्म। वर्चुअल, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन ही होता है, रियल का फॉर्मेशन, रियल फॉर्मेशन नहीं होता वहां पर। ठीक है, हम लोग, हाँ हम देख लेंगे उसको। देखो पहले तो हमने कॉन्वेक्स के केस देख रहे हैं, दो कॉन्वेक्स के केस हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस के या कॉन्वेक्स सरफेस के दो केस होते हैं जो कि रियल और वर्चुअल होते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट केस है, वहां पे कॉनकेव मिरर में दो केस होते हैं, ध्यान करना ये थोड़ा उल्टा है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉन्वेक्स में केवल वर्चुअल होता है। यहाँ ठीक केस रिवर्स हो चुके हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल के दो के ऑप्शन होते हैं रिफ्रैक्शन में, और वहां पे, और जो हमारा कॉनकेव सरफेस बनेगी तो वहां पे के लिए एक ऑप्शन होगा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का। तो हमने कॉन्वेक्स, हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ी है, उसमें भी कॉन्वेक्स लेके चले हैं। कॉन्वेक्स में भी दो केस हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के। तो पहले हमने रियल केस लेके चले, नेक्स्ट में वर्चुअल, दो ही करेंगे आज, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे आज। तो ये हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और उससे रे निकली, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा पता है स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए रे किधर बेंड करेगी। तो भैया पहले आपको जब तक क्या नहीं पता होगा आपको, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वहां पे नॉर्मल कहाँ है, तो रे कैसे पता होगा कहाँ बेंडिंग होगी। तो ये जो कर्व बना है इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट जो आप बनाओगे उसका परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये पता है। तो ये नॉर्मल है इस जगह पे, ये हमारा इस पॉइंट पे क्या नॉर्मल। तो रे गई, और यहाँ पे जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे हमें नॉर्मल डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले टेंजेंट बनाया, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब जो हमें पता है कि जो रे होती है रेयर से डेंसर में जा रही है, ये बाहर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ है, रेयर में, इसको हमने म्यू1 बोल दिया है। ये अंदर डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और हमने इसको म्यू2 बोल दिया है। तो रे हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। क्यों बेंड होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो एंगल हमारा कम होगा वहां पे। म्यू इनटू साइन एंगल इज अ कांस्टेंट। तो हमारा रे एंगल जो रे सीधी चली आनी चाहिए थी, तो नॉर्मल साथ जो ये एंगल होना चाहिए था वो एंगल पहले से कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब नीचे कहीं आ जाएगा, तो रे हमारी कहीं ऐसे मिलेगी यहाँ पे कहीं। ठीक है, और बताओ ये इमेज यहाँ बनेगी क्यों, कि जो ऑब्जेक्ट से सीधी सीधी रे निकलती है ना, वो सीधी सीधी, ये तो बिल्कुल चली जाएंगी ये ऐसे, तो ये रे दोनों मिल रही है यहाँ पे इसलिए। और चूंकि दोनों सॉलिड रेज हैं, ये सीधी चली गई और ये ऊपर से रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे गई, रिफ्लेक्ट, इसे रिफ्लेक्शन नहीं बोलते सीधी सीधी रे के लिए, ये तो ट्रांसमिट हुई एक तरीके से, ये रे गई और बेंड हो गई यहाँ पे, तो दोनों रे यहाँ पे मिल गई सॉलिड रेज, तो यहाँ पे इमेज बन गई है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बताइए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो मैंने इस पॉइंट को मान लो, हम लोगों ने इस पॉइंट को बोल दिया है ए पॉइंट, और ऊपर से परपेंडिकुलर डाउन कर दिया, तो ये यहाँ पे एम पॉइंट गिरा दिया हमने। और जो एंगल्स हैं, ऑब्जेक्ट इमेज हमारे नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट को अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, लेकिन और इसको गामा बोल दिया। लेकिन अल्फा बीटा गामा आगे पीछे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में सोचा रट के चलना कि इधर अल्फा उधर बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट इमेज बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अल्फा बीटा गामा का तो आगे पीछे भी कर, इधर अल्फा बीटा गामा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको गलत मत कर देना कि जो इंसिडेंट रे हमारी वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे आई बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट है ये, लेकिन इसको भी कुछ और बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, I1 बोल दो, R1 बोल दो, तो हमें पता किस चीज को बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे आई है, जो रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में जा चुकी है वो जो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे आर कहते हैं। सही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, रे गई और डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके आगे जाके इमेज फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम मैं दोबारा से थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा वहां पे डार्क कलर में, तो मैं वहां पे दिखा देता हूँ इसी डायग्राम को दोबारा से। ये हमारा डायग्राम ये फिर से बना है, अल्फा बीटा और गामा परपेंडिकुलर डाउन किया, ये एम है जो कि पी के काफी करीब है, पी के काफी करीब है। तो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपका एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक बार रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा। अगर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का लॉ लगेगा। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल जब बेंड होगी ये रूल तो लग गया, तीनों एक ही मीडियम में, वो भी दैट इज ओके। बाकी क्या स्नेल्स लॉ लगेगा, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, यहाँ पे इस पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगा दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाई
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एट ए, जो ए पॉइंट वहां पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो साइन आई बाई साइन आर, सीरीज बात है, साइन आई बाई साइन आर डिवाइडेड दिस बाई दिस, तो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। बताइए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सही है। अब अगर हम कहें स्मॉल एंगल इंसिडेंट, यहां पे एक टर्म है फॉर स्मॉल एंगल इंसिडेंट, फॉर स्मॉल एंगल इंसिडेंट, स्मॉल एंगल इंसिडेंट के लिए जो साइन आई होता है वो अप्रोक्सीमेट आई होता है, वो क्या होता है, आई होता है। अब आपको स्मॉल एंगल इंसिडेंस का मतलब क्या है, देखो एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई भी चीज आपके लिए जो आपको समझ में ना आए। जैसे मान लो गिलास की रॉड है, ये प्लास गिलास की रॉड है, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो रे ऐसे पहुंचे यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल बनेगा, मान लो ये नॉर्मल, तो ये रे पहुंचे ऐसे, तो ये जो एंगल है ये एंगल कम है अगर, तो अगर हमारा रॉड पतली है तो ये एंगल ऑटोमेटिक नॉर्मल से कम होगा। लेकिन अगर हमारी रे बड़ी होगी, जैसे मान लो ऐसे, मान लो इमेज करो ये कर्व सरफेस है, इसी दोनों कंपेयर करो आपस में, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल इससे ज्यादा बनेगा। और जैसे अगर इसको छोटा कर दोगे, जो रॉड है पतली करते चले जाओगे, तो जो रे है वो रे भी इसके साथ नीचे आती चले, नीचे आएगी तो हमारा एंगल छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल एंगल इंसिडेंस का मतलब है कि जो हमारा अगर आई एंगल है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब केस रॉड बड़ी सी नहीं है जिसमें, मतलब ये रॉड बड़ी सी रॉड है, चौड़ी सी रॉड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ज्यादा एंगल बनेगा उसका ऐसे। अगर रॉड छोटी होगी पतली सी होगी तो छोटा सा एंगल बनेगा उस पर, जो ये एंगल आई है उसकी बात हो रही है। अगर एंगल स्मॉल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, साइन आई को साइन आई, साइन आई को आई बोल सकते हैं। थोड़ा लॉजिक वो भी बताता हूं, पहले तो मैंने आपको बताया है स्मॉल एंगल इंसिडेंस किसे कहते हैं। अगर हमारी रॉड छोटी सी है, गिलास की रॉड है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट होगा। अगर रॉड बड़ी सी है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो वो जो यहाँ एंगल बनाएगा, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में, ये एंगल वो काफी बड़ा एंगल बनेगा। तो स्मॉल एंगल इंसिडेंट में ऐसा होता है, ठीक है। पहले तो स्मॉल एंगल इंसिडेंट बताया, स्मॉल एंगल को एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए एक सेकंड, देखिए देखिए, जैसे मैं आपको एक बाकायदा प्रूव करता हूँ, देखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। देखिए चेक करिए, छोटे एंगल होंगे तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू। तो अब देखते हैं साइन 30 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30 क्या पाई बाई 6 होता है, मैं कैसे पाई बाई 6 लिख सकते हैं, साइन 30 वैल्यू पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है चेक करिए जरा, जल्दी चेक करिए। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, ये बहुत सारे लोग इसको स्किप मार देंगे, कह देंगे ठीक है दैट्स ओके। देखिए पाई बाई 6 की वैल्यू बताता हूँ आपके लिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाई 6, हाँ बिल्कुल सही, 0.52, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.52 होती है, 0.52। अब ध्यान दीजिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, 1/2 होती है, 0.5 होती नहीं होती है, क्यों आया समझ में, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जैसे हाफ 1/2 आया समझ में पॉइंट। हाँ जी, तो अगर हमारा ये एंगल छोटा है तो साइन जीरो तो जीरो ही लिख सकते हैं, 30 है अगर साइन 30 तो तभी बड़ा एंगल, हम तो कर रहे हो और छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, तो जो 30 भी चलो मान ली, 30 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू जो 30 डिग्री का तो पाई बाई 6 होता है, तो 30 डिग्री साइन साइन पाई बाई 6 अगर आपसे कहा जाए, अगर ये एंगल स्मॉल है तो इसको पाई बाई 6 लिखेंगे, दैट इज 5/2, और ये तो ये हट गया ना एक तरीके से, साइन पाई बाई 6 में भी वही वैल्यू आ रही है जो पाई बाई 6 में आ रही है, देखो ना ध्यान से, साइन पाई बाई 6 में वही वैल्यू आ रही है जो पाई बाई 6 में आ रही है। तो स्मॉल एंगल अगर साइन का होता है तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू वही है जो पाई बाई 6 की वैल्यू है, इसलिए कहा जाता है स्मॉल एंगल इंसिडेंट जब होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा, ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा इसलिए होता है, साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री के आसपास तक है। 30 देखो थोड़ा वेरिएशन आ चुका है, पाई बाई 6 की वैल्यू 0.52 है और वैसे हमारी साइन 30 वैल्यू 1/2 यानी 0.50, तो थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन अगर एंगल 30 से भी कम लेंगे तो बाकायदा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। तो ये मीनिंग है कि स्मॉल एंगल इंसिडेंट का मीनिंग होता है। खैर, तो अगर हमारी रॉड पतली है तो स्मॉल एंगल इंसिडेंट होगा, उस समय साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को साइन आर लिख सकते हैं। तो क्या बनने वाली है नेक्स्ट हमारी इक्वेशंस के बाद में, देखिए चेक करिए, तो हमें आया क्या बन गया, इसको मैं यहीं लिख लेता हूं जिससे हमें आसान रहे।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पे साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, जैसे म्यू टू बाई म्यू टू म्यू वन। तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने क्या बनाया यहाँ से, म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट देखिए, चेक करिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। ये तो अच्छा, देखिए इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा मार्किंग कर देता हूं, जो आई है ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, इस वाले ट्रायंगल का, जो मैंने रेड, हाँ तो आई बराबर हो गया अल्फा प्लस नहीं मैंने, हाँ मैंने ये गलत कर दिया, ये यहाँ पे ये इस वाले का नहीं, इस वाले का, इस वाले का, ठीक है। ये जो लाइन है देखो सीधी सीधी लाइन चलती चली आ रही है, यहाँ आ रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है, तो जो हमारा आई है वो इन दोनों का एक्सटीरियर है, आई बराबर अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और देखेंगे इस वाले ट्रायंगल, देखिए दूसरे कलर से बना रहा हूं मैं, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में इसको ध्यान से देखिए, जो गामा है वो एक्सटीरियर इन दोनों का, सही है। तो गामा, हाँ आर प्लस बीटा, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ से आई हमारा ये आ चुका है और आर यहाँ से क्या है देखिए, चेक करिए, आर गामा माइनस बीटा आ चुका है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, एक इसको कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, म्यू वन आई कितना है अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू टू आर, आर कितना है गामा माइनस बीटा, ठीक है। इसे वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी, जो में दिख रहा है म्यू वन तो म्यू वन है, अल्फा क्या है, ये एंगल है अल्फा, अल्फा क्या बना देखिए, अल्फा भी हम लोग क्या लेंगे टेन थीटा के रूप में लेंगे, सही है। टेन थीटा में भी यही होता है कि अगर स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, तो थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा हमने उसको टेन के रूप में माना, एंगल है तो ये एंगल हमने निकाला। और वैसे भी एक और वजह है कि इसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज द एंगल, नो डाउट। एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, तो ये एक तरीके से आर्क है उसकी और ये रेडियस है उसकी। अगर हमारा मतलब कि इस तरीके से एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, तो आर्क अप्रॉक्सीमेट एम के बराबर होती है। तो चाहे टेन थीटा समझ लो इसलिए ऐसा मान लो, चाहे आप मान लो एंगल बराबर, जो एंगल होता है वो आर्क, ये एक इस कर्व का पार्ट है, ये एंगल बनना है इसका। तो एंगल क्या हुआ, आर्क बाई ये रेडियस, दिस बाई दिस, तो वो बनेगा भाई ए एम बाई एम ओ, ए एम बाई एम ओ। गामा क्या बनेगा चेक करिए इसे, गामा आप ही लोग बताइए, ए एम बाई एम सी, ए एम गामा ए एम बाई एम सी और इक्वल टू म्यू टू गामा, फिर से भाई है ए एम बाई एम इंटू एम इन सी, और बीटा क्या है, बीटा ये वाला एंगल है और पेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा के रूप में लेके, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो हमें पता ही नहीं वैसे भी ना, या तो ये ऊंचाई पता है या डिस्टेंस पता है, तो टेन थीटा के रूप में ही वैल्यू लिखी जाती है हमेशा। तो बीटा क्या हुआ, ए एम बाई एम आई, ए एम बाई एम आई। अब क्या करेंगे देखिए, कुछ कट सकता है, कट कर देंगे, सारे ए एम कट जाएंगे, सारे ए एम हमारे कट जाएंगे यहाँ से। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फौरन बताइए मुझे नोट करके। हुआ नोट,
हम्म हम्म। तो अब क्या करेंगे, अच्छा ये पॉइंट है जो एम और जो पी है वो पास पास है काफी, एम और पी इस तरीके से, अगर एम और पी पास पास होंगे तो एम को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, पी से। अच्छा करेंगे क्यों, क्योंकि हमने जब लॉ ऑफ ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा पोल हमारा मेन पॉइंट होता है, पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कहलाती है, पोल के रिस्पेक्ट में इमेज की डिस्टेंस वी कहलाती है, पोल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा आर कहलाता है। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो पोल के रिस्पेक्ट में सारा बोलना है हमें। तो पोल तो हमें पता, हमारे सारे एम सी एम आई और एम ओ लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एम के रिस्पेक्ट में है और एम हमारा पी के करीब है, तो हम कह सकते हैं चूंकि एम हमारा पी के करीब है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं एम को पी से, तो यहाँ पे एम को पी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इफ पॉइंट एम इज नियर टू पोल, पोल के करीब है पी, जो एम है वो पी के करीब है, तो क्या होगा, एम को रिप्लेस किससे कर देंगे, पी से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां भी एम को रिप्लेस कर देंगे पी से, जहां भी एम लिखा वहां पे पी लिख देंगे, तो क्या बनने वाला है, चेक करिए, म्यू वन 1/PO प्लस 1/PC इक्वल्स टू म्यू टू 1/PC माइनस 1/PI, ठीक है, ये हमारी सारी चीज हो गई। अच्छा यहाँ एक ध्यान देंगे कि डायरेक्शन किधर को पॉजिटिव लेंगे, तो ऑब्जेक्ट टू लेंस डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट टू लेंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, तो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे, सही है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लिखा म्यू वन, पीओ का मतलब क्या, पी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो पोल इधर है और ऑब्जेक्ट उधर है, तो ये डिस्टेंस हमने कहा कि टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव है, तो पी से ऑब्जेक्ट की तरफ, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये हुआ -1, ये आपका पीओ की जगह -u प्लस पीसी, पीसी का पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पी से इधर की बात हो रही, पी से इधर जाना है, तो ये डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट है और टुवर्ड्स राइट को हमने पॉजिटिव बोल रखा है, तो ये हमारा 1/r हो गया प्लस का म्यू टू, पी सी हमने अभी आर लिखा था फिर से आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पी आई, पी से आई तक की डिस्टेंस, आई हमारा इमेज इधर, पी से आई टुवर्ड्स राइट है तो ये भी पॉजिटिव है, प्लस 1/, ये आपका प्लस का, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से ही लगा हुआ है ना, तो ये हमारा आंसर ये आ गया। इसको आगे पीछे कर लेंगे, u और v एक तब कर लेंगे, r एक तब कर लेंगे, तो हमारा बनेगा म्यू वन बाई माइनस का u प्लस म्यू टू बाई, ये म्यू टू बाई माइनस का भी उधर पहुंच के प्लस हो जाएगा, और म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई r, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, चेक कर लीजिए, ये हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो पूरे डेरिवेशन में कोई भी नई चीज नहीं है, सिंपल है, एक बार आपको रे डायग्राम बनाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है, स्मॉल एंगल इंसिडेंस का बारे में बोलना है, और जो है एंगल्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देनी है, और पॉइंट पी को एम के करीब कर देना है, तो वहां से ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस हमें साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। आप इसे नोट करिए फिर जल्दी से बोलिए। आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, बताइए। हम्म। तो अगर मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ फिर से जल्दी से देखिए, मैं रिकॉल करा देता हूँ, यहीं कहीं सारा हमारे सामने ही है, देखिए
तो ये पॉइंट है हमारे पास, जो स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों हो सकती है। हम कॉन्वेक्स पहले लेके चले, जो बाहर से कॉन्वेक्स दिखाई दे। कॉन्वेक्स में दो केस होते हैं, रियल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। रियल इमेज फॉर्मेशन हमने ये पहले कर रहे हैं, वर्चुअल बाद में करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। कैसे पता चलेगा कि कैसे रे किधर जाएगी? तो यहाँ पे कंप्लीट करिए, जो कर्व है इसको कंप्लीट करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से नॉर्मल बना दीजिए। उस पॉइंट पे जो रे गई वो नॉर्मल तक बेंड होगी, आगे जाके कहीं मिलेगी। इमेज फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। अल्फा बीटा गामा कहीं पे भी कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑब्जेक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट अल्फा एंगल बनाते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से है। प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की जो एंगल है हमारा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, उसका बीटा एंगल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है, जो आपका यहाँ पे नॉर्मल है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ऊपर से परपेंडिकुलर डाउन कर दिया, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने एक बार ये इक्वेशन लिख दी स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर और दिस एंगल बाई दिस एंगल, म्यू टू बाई म्यू वन कर दिया। स्मॉल एंगल के लिए साइन आई हमारा साइन आई के बराबर होता है, साइन आर के बराबर होता है, वो हमने रखा है, लिखा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लगा दी एंगल से। अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बीटा भी होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा मान के लगा दिया। ए एम सारे कट जाएंगे। एम पॉइंट पी के करीब है, तो जो एम ओ है वो पी ओ के में कन्वर्ट होगा। एम सी या पी सी करीब होगा, एम आई हमारा पी आई के में कन्वर्ट होगा। जो आ चुकी है फिर में वैल्यू, फिर में पता होना चाहिए पॉजिटिव किसे कहते हैं। कोई क्या आ रहा है? किसी कोई वेटिंग में है क्या? जस्ट अ सेकंड, ये इसमें पंगा है, सॉरी। कोई आया, कोई गया, क्या हुआ? कैसे पता चलेगा कौन क्या हो रहा है? बकवास एप्लीकेशन है। तो ये हमने यहाँ पे इनकी सारी वैल्यूज रख दी हैं। बस ये ध्यान रखना है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से लेफ्ट में जो चीज़ रखी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यू नेगेटिव होगा। ये हमारा इमेज हमारा टुवर्ड्स राइट बनना है, वो पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू मिरर या लेंस डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, किधर भी रखा हो, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस हमारा इधर है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है टुवर्ड्स राइट। तो ये सारी टुवर्ड्स राइट वाली साइड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएंगी, उधर वाली साइड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएंगी पोल के रिस्पेक्ट में। पोल से इधर वाली सारी इसमें पॉजिटिव है। तो जो पी ओ है वो पी से ओ की डिस्टेंस है, तो माइनस ही हो जाएगा। बाकी पी सी और पी आई ये दोनों पॉजिटिव हो गई हमारी, मतलब यू और बी अलग कर लिए, आर हमारा अलग कर दिए, तो हमारा ये डेरिवेशन आ गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, सही है। बहुत कम समय लगेगा। नेक्स्ट एक डेरिवेशन और हमारे पास इसी का, सरफेस अगर हमारी ये वाली है, कॉन्वेक्स सरफेस है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन अब की बार क्या है? वर्चुअल। इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा पोल के काफ़ी करीब रखा होगा और वर्चुअल इमेज बनेगी। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? वर्चुअल क्यों बनी, पहले रियल क्यों बनी थी? लेंस तो यही था हमारा पॉइंट, ये था ऐसे था। ऑब्जेक्ट दूर रखा होता तो इमेज मान लो रे हमारी ऐसे हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा अगर पास आ जाएगा ना तो ये रे ऐसे बेंड करेगी। मतलब ऑब्जेक्ट अभी ऐसे, ये अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो अलग है, ऑब्जेक्ट पास आ गया ना तो ये पास आने वाला ये ऐसे होगा। जैसे मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऐसे होगा, और ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो क्या होगा? ये ऐसे, रे हमारी ऐसी हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी ऊपर को उठ जाएगी थोड़ी सी, तो वो आगे जाके इसमें मिलेगी नहीं, तो उसको पीछे रिट्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा देख लीजिए, समझने का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, सही है। कि इस तरीके आपस बाउंडेड है, अगर हमारा पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये हमारा ये करीब हो जाएगा ऐसे, तो ये रे भी हमारी जो अंदर जा रही है वो उठ जाएगी, तो आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी नहीं, तो पीछे रिट्रेस करेंगे। तो इस बार देखो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी करीब है, पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी करीब ले आए हम लोग। कहीं भी रखा हो वो पोल के पास होना चाहिए। तो ये रह गई हमारी सीधी, ठीक है। इसको हम डायग्राम के रूप में बनाते हैं अलग, देखिए कैसे करेंगे इसे। तो ये मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये पोल है, और इस कर्व का सेंटर मान लीजिए ये है, सही है। तो हमारी क्या बनी? ये हमारा इस तरीके से रे बन गया। हमने कहा मान लीजिए ये रे हमारी यहाँ से गई, ये रे यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमने नॉर्मल बना दिया, ये हमारा नॉर्मल है, सही है। तो ये रे है जो, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ी बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, लेकिन इतना बेंड नहीं हो पाई, यहाँ आ जाए, हल्की सी बेंड होगी, तो ये हल्की सी बेंड हो गई, तो ये रे
बेंड हुई है थोड़ी सी, तो पीछे से रीट्रेस कर देंगे, तो ये एंगल वहाँ अल्फा बन जाएगा, जहाँ इमेज बनेगी वहाँ पे बीटा हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में गामा एंगल हो जाएगा इस तरीके से। और हमारे एंगल बाकी कौन कौन से एंगल्स होंगे, सही है। जो इंसिडेंट रे का एंगल है नॉर्मल साथ में, ये कंप्लीट आई होगा। जो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है ये आर होगा, सही है। आई और आर पता करना है। और ये हमारा रेयर मीडियम है, बाहर μ1, अंदर डेंसर मीडियम है ये μ2, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको वहाँ पे दोबारा से मैं अच्छी सी इमेज में दिखाता हूँ आपको, जिससे देखने में समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये रे जो गई थी वो बेंड थोड़ी सी हुई है, पीछे रिट्रेस करिए, इमेज बना लीजिए, और स्नेल्स लॉ लगाते हैं उस पर। क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ यहाँ पे ए पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, तुम्हारा क्या है μ1, सॉरी साइन आई साइन आर, तुम्हारा दिस बाई दिस और दिस बाई दिस पे से μ2 बाई μ1 स्मॉल एंगल इंसिडेंस के लिए साइन आई साइन आर के बराबर होगा, सही है। तो हमें से बन जाएगा μ1 इंटू आई और μ2 इंटू आर। अब एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आर होगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब गलती नहीं करनी मुझे, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। और आई ये तो ये है ही ये वाली, और आई इस वाली इससे टच हो रहा है, ये आई इससे टच हो रहा है, इंसिडेंट रे के साथ एंगल है ना। तो आई हमारे यहाँ पे आया, जो आई आया वो गामा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। तो आई हमारा क्या है, अल्फा प्लस गामा, और μ2 आर कितना है, बीटा प्लस गामा। ये अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, चेक कर लेना, ये हमें करना है। तो आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे μ1 अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा ये एंगल है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए एम बाई एम ओ, ए एम बाई एम ओ प्लस गामा क्या है, ए एम बाई एम सी, ए एम बाई एम सी इक्वल टू μ2, बीटा क्या है, बीटा ये ए एम बाई एम आई, ए एम बाई एम आई प्लस गामा क्या है, गामा हमने पहले लिखा है ए एम बाई एम सी। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, सारे के सारे ए एम कट जाएंगे कॉमन होके, और जहाँ पे भी एम है वो पी से रिप्लेस कर देंगे। एम को किससे रिप्लेस करेंगे, पी से। तो हमारा क्या बनने वाला है, μ1 1 बाई पी सी, सो पी ओ प्लस पी सी इक्वल टू μ2 1 बाई पी आई प्लस 1 बाई पी सी। बस आ गया हमारा आंसर। और दिस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट टू मिरर या लेंस डायरेक्शन टेकन एज अ पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। तो हम इस लिखेंगे μ1 पी ओ क्या होगा, पी ओ, पी से ओ की, ये यू है लेकिन ये पी से ओ इधर आ रहा, तो माइनस का यू प्लस 1 बाई पी सी, पी से सी ये इधर के लिए पॉजिटिव है, प्लस आ रहा है μ2 पी सी, अभी हमने लिखा था आ रहा है, और पी आई, पी से आई इधर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है उसके, तो माइनस का वी है। अब इसको सेग्रीगेट कर लो तो हमारा आंसर आने वाला है। तो μ1 बाई म्यू यू, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा μ1 बाई यू माइनस प्लस μ2 बाई वी इक्वल्स टू, ये आर दोनों तक पहुंच जाएंगे, और μ2 के साथ प्लस आर है और μ1 के साथ में माइनस आर होगा, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। ये हमारा आ चुका है डेरिवेशन। ठीक है, चेक करिए। तो भैया एक बार स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार स्नेल्स लॉ, एक बार स्मॉल एंगल इंसिडेंस बोलना है, और बाकी अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू पुट कर दो,
और m को p के करीब कर दो। अब बताइए आया समझ में? नहीं? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, केस रिजल्ट सेम आएगा। इनफैक्ट हमेशा तब तक केस मतलब रिजल्ट सेम आने वाला है, कॉनकेव सरफेस हो कॉन्वेक्स सरफेस हो, रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट तब चेंज होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ना रखा हो, रेयर में ना रखा हो, अंदर रखा हो, तो रिवर्स केस हो जाएगा। तो जहां भी म्यू1 है वो म्यू2 से रिप्लेस कर देना है, बस उल्टा हो जाएगा सारा। अगर हमारा, तो ये फॉर्मूला एक ही याद करना, डेरिवेशन करने का तरीका है। तो रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन की सबसे खास बात क्या है? ज्यादातर डेरिवेशन मिरर फार्मूला 3 तरीके से निकलता है, तीनों के आंसर सेम है। लेंस फार्मूला 3 तरीके से निकलता है, तीनों का आंसर सेम है। और ये वाला डेरिवेशन 6 तरीके से है, 6 तरीके से, 6। 3 केस बनेंगे कॉनकेव में, 3 केस कॉनकेव में, तीनों बनते हैं। ठीक है। अब अभी जैसे हमने 2 केस कर लिए, बाहर ऑब्जेक्ट रखे, और इसी केस में 2 बार अंदर ऑब्जेक्ट रखे बन जाता है। समझ गए? 6 केस बनते हैं। ठीक है, 6 केसेस। लेकिन एनसीईआरटी की जो हमारे उसमें शायद 3 केस में ही हम लोग मेन केसेस बना रखे हैं उन्होंने, बनते कई सारे, ऐसे में तो कई सारे केसेस हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा बाहर रखा हो, चाहे कॉनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम रखा है तो आंसर यही आना है। अगर हमारा सरफेस कोई सी भी हो, ऑब्जेक्ट अंदर रखा है, डेंस है, मीडियम रखा हुआ है, तो आंसर में म्यू1 को म्यू2 से रिप्लेस कर दे। जहां 2 लिखा है वहां 1 कर देंगे, 1 लिखा है 2 कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां माइनस म्यू2 बाई यू, म्यू1 बाई वी, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें डेरिवेशन चूंकि आते हैं तो डेरिवेशन के तरीके पता होना चाहिए क्या होते हैं हमारे। चलिए एक बार आप लोग घर पे देखिए, इस चीज के प्रॉपर देखिए। मैंने आपसे प्रॉपर बोला इमेज फॉर्म आपको सही से आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन कैसे होता बनाना है, रिफ्लेक्शन बनाइए, आई को प्रॉपर डिफाइन करिए, अल्फा बीटा गामा डिफाइन करिए, और स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्मॉल एंगल इंसिडेंस करिए, और सीधा आंसर। तो 3-4 पॉइंट में ही है। तो 6 डेरिवेशन हो सकते हैं केवल एक कॉन्सेप्ट पे। 2 देखो मैंने रिपीट कराए, पहले वाले में टाइम लगा होगा, दूसरे में काफी कम लगा टाइम, रिपीट है। बाकी 4 करोगे तो चारों में रिपीटिशन है, बोर हो जाओ करते करते। एनीवे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ठीक है, और क्लास भी हम फिनिश करते हैं, मीटिंग फिनिश करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे, पॉसिबली नेक्स्ट में ना हो लेट। चलिए, वेलकम वेलकम। बाकी मुझे बताइए यार, इसको मीटिंग का कोई ऐसा तरीका हो ना कि जिसमें हम मतलब कि ऑटो इनवाइट कर दे, मतलब ये वो ऐड वाला तरीका जहां तक सही कह रहे हो, पहले से ही ऐड कर लेंगे, वो लोग आते रहे जाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? क्यों? वही तरीका अच्छा है। ऐसे तो पता है कोई आता है तो वो खुद नहीं पता कौन आया कौन गया, क्योंकि बीच में कई बार पता चल रहा था कि कोई आने वाला है, लेकिन मतलब शायद लग रहा था, लेकिन कोई था नहीं, मुझे आवाज़ पिंग हुआ इसमें। चलिए, इस मीटिंग को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, तो मैं बाद में भेज दूंगा आपको जब भी भेजना होगा। ओके, वेलकम वेलकम।